चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो कुछ पिछला पढ़ा था उसमें किसी को सवाल कोई क्वेश्चन लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी। देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप, आई डोंट नो क्या हुआ था। बहरहाल मैं रिकॉर्ड करके डाल दी थी। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट वीडियो, लेक्चर वीडियो आज भी टेप करके मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। आज हम प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे, प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होती है और प्रोसेस क्यों जरूरी है, आज हम ये देखेंगे। तो एनीबडी हैज अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन कि सर आपने ये उसमें बोला था हमारी समझ में नहीं आया। अदरवाइज वी स्टार्ट दिस लेक्चर। दूसरी बात ये है कि आई एम यूजिंग जूम का फ्री वर्जन। तो फ्री वर्जन जो है ना वो 40 मिनट्स चलता है। तो उसके बाद वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, तो उसी दोबारा से उस पे ही करना है। तो अनदर 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के बाद वो डिस्कनेक्ट कर देगा। और मैं 2-4 मिनट पहले आपको बता दूंगा कि वो मैसेज देता है मुझे। ठीक है। चलिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वील स्टार्ट प्रोसेस मॉडलिंग के। भाई हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इंजीनियरिंग करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए प्रोसेस क्यों जरूरी है, व्हाई टीम शुड अंडरस्टैंड कि मेरा ये रोल है, दूसरा ये रोल है। विद दैट बैकग्राउंड हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जिन लोगों को रीडिंग करने का शौक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब है, उसका चैप्टर 2 है। ये बहुत सारा जो टेक्स्ट है उस उधर ही से कॉपी किया हुआ है, तस्वीरें वहीं से कॉपी की गई हैं। तो आई गिव क्रेडिट टू दी बुक के मेरे अल्फाज शायद कम है इसमें, ज्यादातर जो टेक्स्ट है वो किताब से लिया गया है। किताब से लिखना, कॉपी करने का फायदा ये होता है कि वो एक सीक्वेंस होती है जिससे आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, या तो आप कॉपी पेंसिल लेके लिखते जाइए और जब सवाल आपको हो तो आप तब कर लीजिए। स्लाइड नंबर नोट कर लीजिएगा कि इस स्लाइड पे ये वाला सवाल है, या फिर आप मुझे हाथ रोक उठा के सवाल कर सकते हैं। पढ़िए, देखिए, फिर मैं उसको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। क्या मैसेज है भाई? चलिए, जो नहीं ज्वाइन कर सके तो ठीक है। अगर किसी को अटेंडेंस का चैलेंज है तो मुझे मेल कर दीजिए, अभी मैं ग्रुप पे अपना ईमेल डाल देता हूँ। या सीआर लोगों से नाम ले ले और वो 4-5 नाम या जो भी नाम है मुझे भेज दे कि जिस इन लोगों की अटेंडेंस लगानी है वो मैं लगा दूंगा। चलिए, लेट्स फोकस ऑन स्टडी। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज। अब ये स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या है, ये नीचे लिखी हुई है। पहली एक्टिविटी क्या है? मीटिंग विद द कस्टमर एंड टेकिंग द रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये सीक्वेंस भी इसी तरह से होगी, ठीक है ना? खाली स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे बिजनेस नीड को और समझने की कोशिश करेंगे, मॉडलिंग करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है। तो ये जो एसआरएस का टेम्पलेट है उसमें आप बनाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? जब चीजें लिखते हैं, कस्टमर से वेरीफाई करा लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? बेस्ड ऑन लोड एंड यूजेज, यानी अगर सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे यूजर हैं, तो उसकी आर्किटेक्ट किसी और तरह से होगी। लेकिन अगर 100 यूजर हैं और कम डेटा है तो उसकी आर्किटेक्ट किसी और तरह से होगी। ठीक है ना? यानी अगर एक मंजिला मकान है तो उसका आर्किटेक्ट कुछ और होगा, लेकिन 10 मंजिला मकान है तो उसका आर्किटेक्ट कुछ और होगा। तो कितनी कम्युनिकेशन होनी है, एक मॉड्यूल कैसे दूसरे से जुड़ेगा, तो ये आर्किटेक्ट कहलाएगा। उसके बाद फिर आप कोडिंग करेंगे, कोई टूल यूज करेंगे, फुल स्टैक, जावा, मर्न। ठीक है। कोडिंग कर लेंगे, कोडिंग को टेस्ट कर लेंगे कि सारी चीजें सही चल रही है नहीं। तो दीज आर स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज। अभी हम जरा इसको मजीद पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या चीज होती है, एग्जाम्पल से। ठीक है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आप में कोऑर्डिनेशन आ जाती है। टीम अपने तरीके से काम नहीं करती है, हर आदमी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और एनोटेशन को मैं रोक दूं। ठीक है। ये
कोई साहब राइट राइट लिख रहे हैं, जरा आप अपने स्क्रीन को ऐसा ना करें। मैंने बहरहाल अभी डिसेबल कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो हर आदमी को, टीम मेंबर को अपने तरीके से काम नहीं करना है, जो डिफाइंड मेथोडोलॉजी है उससे काम करना है। तो हम जरा इन टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में देखते हैं। ये एक सवाल है जो स्टूडेंट्स के है, आप समझने की कोशिश करिए कि जो अच्छा प्रोसेस है या मेच्योर प्रोसेस है, क्या हम उससे अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? क्या उससे क्वालिटी बेहतर हो सकती है? मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आप अपने तरीके से बताते हैं। देर इज ए पॉसिबिलिटी के उसमें कोई एरर्स रह जाए, तो प्रोसेस जो टेस्टेड है या मेच्योर है उससे बनाएंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। स्ट्रक्चर तो है लेकिन इम्पोज्ड मेथोडोलॉजी है कि 100 लोग हैं तो 100 लोग अपने तरीके से नहीं बनाएंगे या 10 तरीके से बना सकते हैं, वैसे नहीं बनाएंगे। तो एक पॉलिसी इम्पोज्ड है कि आपको इसी तरह से बनाना है, चाहे वो वाटरफॉल हो, ट्रेडिशनल हो या एजाइल हो। ठीक है, आपको यही यूज करते हुए अ, देखेंगे। ठीक है। चलिए, ठीक है। एवरी मेंबर मस्ट फॉलो द डिफाइंड प्रोसेस, जो भी डिफाइंड प्रोसेस है। आप अपना मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें फिर लोगों को पता नहीं होगा कि क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो एवरीबडी हैज टू। ये पढ़ी देखिए क्या समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आउटपुट इज प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेबल। तो प्रेडिक्टेबल कैसे होता है? क्योंकि मेच्योर प्रोसेस होता है तो आपको मालूम है कि इसका आउटपुट ये होगा। रिपीटेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी टीम बनाए वो प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगी। यानी अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैकडोनल्ड देखा है, तो मैकडोनल्ड चाहे कराची में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, वो प्रोडक्ट वैसे ही होगा। सिवाय इसके कि फ्लेवर मुख्तलिफ हो सकता है। अमेरिका में जाएंगे तो वो टिक्का फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बट एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग एंड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो हम भी जब भी बनाना चाहेंगे सॉफ्टवेयर तो हम ये चाहेंगे कि वही बने जो हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें कोई एरर ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम जरा देखेंगे स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं। जरा देखिए प्रोडक्ट क्या चीज है और प्रोसेस क्या चीज है, फर्क समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो कॉफी इज ए प्रोडक्ट। अगर आपने कॉफी बनानी है तो दैट्स अ प्रोडक्ट, लेकिन उसका प्रोसेस है। ठीक है। आप गर्म पानी लेंगे, उसमें कॉफी डालेंगे, इसमें ये डालेंगे और इस डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में भी यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्टिंग नहीं होगी, टेस्टिंग पहले कर लें और रिक्वायरमेंट बाद में लें। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बाद में ही टेस्टिंग करेंगे। तो प्रोसेस समझ में आ गया, अभी मेच्योरिटी का वर्ड समझ में नहीं आया, या अगर किसी के आ गया तो मुझे एक्सप्लेन करें, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। आखिरी लाइन समझ में आ रही है? मेच्योर प्रोसेस विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो बता सकते हैं कैसे होगा, या ये बात सही है या सही नहीं है? कोई सर को जवाब देगा कि जो आखिरी लाइन लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? जी बताइए, क्या कह रहे हैं? जी मैं करता हूँ अभी। देखिए, ये तो लिखा हुआ है ना कि मेच्योरिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगी, तो ये होगी कैसे? देखिए,
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपकी मदर बिरयानी बना रही हैं, तो पॉसिबिलिटी कम है कि खराब बनेगी, क्योंकि वो इतने अरसे से बना रही हैं, उनको प्रोसेस पता है, उनको चीजें पता हैं, बिकॉज ऑफ हर प्रैक्टिस। तो प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर आप बनाने जाएंगे पहली दफा या दूसरी दफा या तीसरी दफा बिरयानी, तो प्रोबेबिलिटी है कि गलती हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आपको पता नहीं है कि पानी कितना होना चाहिए, ये चीजें कैसे होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट कौन से होने चाहिए। तुक्का लग गया तो सही है, नहीं लगा तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है ना? तो प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस विल मेक एरर रिड्यूस। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है? um, हम ये कहते हैं वाटरफॉल का प्रोसेस, रिक्वायरमेंट लो, डिजाइन करो, कोड करो, और टेस्ट कर लो। अभी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है, ये एक प्रोसेस है। अब मैं कहता हूँ नहीं, ये प्रोसेस ऐसे नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट लें तो पहले आप मीटिंग करें, नंबर वन। जब आप मीटिंग करें, उसमें जो टेक्स्ट लिखना है, जो डायग्राम बनानी है, वो बनाएं, इसको कहते हैं एनालिसिस। फिर उसको एक खास तरीके से फॉर्मेट करें, स्पेसिफिकेशंस। और डेवलपमेंट करने से पहले वो डॉक्यूमेंट कस्टमर को दिखा दें कि इसमें कोई चीज़ गलती तो नहीं है, मैं सही समझा हूँ। अब ये प्रोसेस थोड़ा मिच्योर है, इससे गलती का इम्कान कम हो गया है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट कर ली। पहले तो वो कस्टमर बताता था, मैं काम शुरू कर देता था, डॉक्यूमेंट नहीं करता था। अब मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। खाली डॉक्यूमेंट नहीं करता हूँ, डॉक्यूमेंट कस्टमर को दिखाता हूँ कि देखिए मैंने सही समझा है, प्रोसेस सही है। तो दिस प्रोसेस विल रिड्यूस द एरर। सो दैट्स अ बेटर एंड मिच्योर प्रोसेस। यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो? बात समझ में आ रही है? सर को बताएंगे ना, यस माइक सर। बंद। जी ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है, जब आप प्रोसेस अच्छा बना लेते हैं तो गलती के चांस कम हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा और भी डिटेल में देखेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो पहली बात है कि किसी भी करने का एक प्रोसेस होना चाहिए और उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। अब जरा रोकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें 3 टीमें हैं। ठीक है ना? तो तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही हैं। लेकिन टीम बी जो है, वो जब भी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर बहुत खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, वक्त पे बन जाता है। ठीक है? क्या क्वालिटी है? वक्त पे बन जाता है और कस्टमर सेटिस्फाइड है, और जो प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है वैसे बनता है प्रोडक्ट। टीम ए के जो है ना, वो कस्टमर्स की बहुत कंप्लेन है, कस्टमर सी की कम कंप्लेन है। लेकिन बारह वो लोग बना लेते हैं रो धो के। और तो मैं टीम ए से पूछता, तुम कौन सा प्रोसेस बनाते हो, कैसे प्रोसेस से बनाते हो? कहते हैं सर हमारी तो मर्जी होती है, जब चाहे ऐसे बना लेते जब चाहे। मैं कहता हूँ जब भी तो गलती होती है। तुम रिक्वायरमेंट लिखते हो? नहीं सर। कस्टमर से पूछते हो? नहीं सर। सी से पूछता हूँ, सी के अंदर भी कुछ इसी तरह से। जो बी वाले हैं ना, वो बहुत मेथडोलॉजिकल चलते हैं, वो सारे टीम को पता है कि हमें। तो मैं कहता हूँ बी का जो प्रोसेस है ना, वो अच्छा है, मिच्योर है, इससे गलतियां कम होती हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको हम सब अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो बी के प्रोसेस को ए टीम अडॉप्ट कर ले और सी टीम अडॉप्ट कर ले, तो आपका ख्याल है कि कस्टमर की कंप्लेन कम हो जाएगी? जी, कोई बताएगा गेस करके? होगी नहीं होगी? यस सर। ठीक है। अब क्यों कम हो रही है? इसलिए कम हो रही है कि उनका प्रोसेस बेहतर था। उनके प्रोसेस करने से जो पुरानी वाली टीम में, टीम ए में और बी में, तो ये हम जरा पढ़ेंगे कि हमें क्यों अडॉप्ट करना है प्रोसेस। ठीक है? तो प्रोसेस एक अलग चीज पढ़ ली हमने, प्रोडक्ट एक अलग चीज पढ़ ली, और मेच्योर। मेच्योर को हम बार बार डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब ये देखिए, एक मेथड है। ठीक है? तो इसमें प्रोडक्ट क्या है और इसमें प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है जो नीचे लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट है। चिप्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? वॉश करेंगे, पील करेंगे, फ्राइंग करेंगे, फ्लेवर करेंगे, पैकेज करेंगे। ठीक है भाई? दिया मैं एक कंपनी का सीटीओ रहा हूँ जहाँ पर ये सलांटी बनती थी। पॉलसन की जो सलांटी खाते हैं ना, वहाँ चिप्स भी बनते थे। तो ये सारा प्रोसेस है, फ्राइंग, पीलिंग। ठीक है? तो ये है। तो प्रोडक्ट क्या है? चिप्स। प्रोसेस क्या है जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा? वो ये है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें आलू डालते हैं, वो धुलते हैं, कटते हैं, फ्राई होते हैं। फ्राई एक डिफरेंट प्रोसेस है।
बड़े बड़े, ठीक है, उसमें फिर वो मसाला लगाया जाता है, फ्लेवरिंग होती है मशीन के थ्रू, पैकेजिंग होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या है? अगर ये प्रोसेस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, डज नॉट मेक सेंस कि हम पहले धोए ना, काटे ना। ठीक है, तो धोना, काटना या पील करना बहुत जरूरी है, उसके बाद स्लाइस करना। ठीक है, और फिर आखिर में पैकेज। तो ये सिंपल मेथडोलॉजी मेथडोलॉजी है, तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही होगा। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के अंदर कुछ फेजेस होंगे, ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, और हर फेज के कुछ टास्क होंगे। ठीक है, और हर फेज का कुछ आउटपुट होगा। ठीक है, तो हम जरा डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, तो रिक्वायरमेंट का एक फेज है, और मेच्योर प्रोसेस क्या है इसका? टास्क क्या करेंगे आप? रिक्वायरमेंट लेंगे, मीटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से कस्टमर को दिखाएंगे, वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक फेज है, लेकिन फेज के अंदर ये वाला टास्क नंबर वन, टास्क नंबर टू, टास्क नंबर थ्री, ठीक है ना, ये वाली चीजें आप करेंगे। तो ये फेज है रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट। फेज वन क्या? रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो ये वाले स्टेप्स 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट फेज में करेंगे, ये कोडिंग डिजाइन में करेंगे, और ये थ्री में करेंगे। तो ये जो नीचे लिखे हुए व्हाइट में, ये टास्क है, टास्क नंबर वन, टास्क नंबर टू, टास्क नंबर थ्री, और ये फेज है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। ठीक है, तब टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? प्रोसेस, फेज एंड टास्क। और हर टास्क का आउटपुट होगा। आर्टिफैक्ट का मतलब है आउटपुट। रिक्वायरमेंट का आउटपुट क्या है? एसआरएस। डिजाइन का या आर्किटेक्ट का आउटपुट क्या है? एक बड़ी सी आर्किटेक्ट बनी हुई होगी, डिजाइन होगी। कोडिंग का आउटपुट क्या है? कोडिंग का आउटपुट ये है कि जनाब आपके पास सोर्स कोड होगा। टेस्टिंग का आउटपुट क्या है? हम जरा देखेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन, तो हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, अब उसकी ऑर्डरिंग एक कंस्ट्रेंट है, यानी पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, ये आपको देखना होगा। ठीक है ना, तो प्रोड्यूस, और फिर आउटकम कैसे होगा ये अब आपको देखना है। ठीक है ना। अब ये देखिए, पहला फेज है। पहला फेज आप रिक्वायरमेंट नहीं लेते हैं, बल्कि प्लान करते हैं। उसके बाद आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर आप ये काम करते हैं, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। तो फेज वन क्या है, फेज टू क्या है, फेज थ्री क्या है? तो फेज वन में ये एक्टिविटी टास्क है, ये टास्क है। ये फेज वन है, ये टास्क, ये टास्क। फेज टू ये है, इसमें ये वाला टास्क और ये वाला टास्क। इसमें डॉक्यूमेंट भी होगी, बाकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट होगी। ये फेज नंबर थ्री है, डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। क्लियर हो रही है? फेज और आउटपुट और टास्क। ठीक है, तो ये आप फॉलो करेंगे तो गलती के चांस कम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई एम एज्यूमिंग के क्लियर है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा ओवरव्यू, नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेकिन हम जरा समझते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस कैसे चलता है। हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, लेकिन उसके अलावा भी एक सुपर सेट भी होता है कि प्रोजेक्ट कैसे प्लान होगा, क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो इंटीग्रेट कैसे होगा, उसका वर्जन कैसे कंट्रोल होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। जो बनाने वाली टीम है वो इंस्टॉल करने वाली टीम से अलग होगी, ट्रेनिंग करने वाली टीम से अलग होगी, मेंटेनेंस की टीम अलग होगी। ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हाउस में एक पार्ट है मैनेजमेंट, टीम कैसे हायर होगी, टीम का अप्रेजल कैसे होगा, प्रोजेक्ट मैनेज कैसे होगा, ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रिक्वायरमेंट, अगर एक आदमी ले रहा है जो बीए का ट्रेनर नहीं है, स्पेशलाइज स्किल नहीं है, तो वो कैसे लेगा? तो मैनेजमेंट हायर करेगी, तनख्वाह देगी, उसको ट्रेनिंग कराएगी। ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जहन में रहे कि ये भी एक पार्ट है जो हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सो टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए अलग है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए अलग है। तो आपके ख्याल में दोनों पार्ट जरूरी हैं, या खाली डेवलपमेंट के पार्ट से गुजारा हो जाएगा? ये मैनेजमेंट वाला पार्ट जरूरी है या नहीं है? जरूरी है।
इम्पोर्टेंट है सर, बिल्कुल। जी क्या कह रहे हैं आप? जी सर, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। जी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि लोगों की हायरिंग, टीम बनाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो मैं इस पे अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, बट दैट डज नॉट मीन कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम एसपीएम का या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। लेकिन आपको भी पता होना जरूरी है कि इसके अलावा भी कुछ काम है जो करने होंगे। ठीक है। ये देखिए, ये वाला पार्ट एसडीएलसी जो नीचे है, लेकिन ऊपर वाली चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, टीम की परफॉर्मेंस, एसक्यू एक्टिविटीज, ये भी साथ साथ होंगी। अब ये फिलहाल इस कोर्स में हम थोड़ा सा लाइटली देखेंगे, लेकिन पूरा एक अलग अलग कोर्स है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलग कोर्स है, एसक्यूए का अलग कोर्स है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक अलग कोर्स है। ठीक है, तो अभी हम उसकी समरी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहरहाल स्पेशलाइजेशन है। मेरी स्पेशलाइजेशन यहाँ है, जो येलो एरिया है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेरा सर्टिफिकेशन और मेरी वो है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट मैं नहीं करता हूँ, कोई 10-12 साल से मैं डिजाइन कोड नहीं करता हूँ। और ये देखिए क्या लिखा है, ये लफ्ज सुना है कभी, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? अभी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो देर विल बी कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर 10 लोग बना रहे हैं, तो मैं बना रहा हूँ, मेरे बराबर में एक साहब बना रहे हैं, तो हम बनाएंगे और डे एंड पे या 2 दिन के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये सही वर्जन है, सही वर्जन नहीं है। ठीक है, ये हमने 1 महीने पहले सॉफ्टवेयर बनाया था, तो कस्टमर ने कहा था ये भी चेंज कर लो, तो वो वर्जन 2 था। तो अब चेंज करने के बाद वर्जन 3 होना चाहिए और वही कस्टमर के पास जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने बैंक में कहीं वर्जन 4 इंस्टॉल किया है चेंजेस के साथ, तो कह रहे हैं अब तो ये तो सही चल रहा है, लेकिन जो पुरानी चीजें हैं वो नहीं चल रही है। इसका मतलब है मैंने वर्जन पुराना लेके उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे कस्टमर होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होगा, तो यू नीड टू हैव एक अलमारी हो आपके पास जहाँ आप लोगों के अलग अलग वर्जन रखें। तो अलमारी तो नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास एक कोई चीज होनी चाहिए जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करेंगे। जिन्होंने गिटहब इस्तेमाल किया उनको पता है, गिटहब इसीलिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंट यूजर्स लॉग इन करते हैं और वर्जन्स डालते जाते हैं, वो खुद ही इंटीग्रेट करके और आपको लेटेस्ट वर्जन देता है। गिटहब है, सीवीएस है, वेस्टा है, ये सारे टूल्स हैं वर्जन कंट्रोल के। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, देखिए ना, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कस्टमर ने कहा इसमें ये गलती है, तो आप उसको दोबारा से लिखेंगे। तो ऐसा ना हो कि गलती से आप पुराने और नए वर्जन को मिक्स कर दें। तो वर्जन कंट्रोल करना एक अलग काम है, ये एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था, कस्टमर ने कहा कि जनाब इसमें ये चेंजेस मुझे चाहिए, चेंज मैनेजमेंट। तो अगर चेंज को मैं कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करूं, कोई क्या नाम है, कंट्रोल ना करूं, तो फिर हर आदमी 100 लोग हैं और हर आदमी मुझे कह रहा है ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस बनाते हैं चेंज कंट्रोल का, और एक चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है, सीसीबी है। ये कुछ लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल होते हैं, जो कहते हैं चेंज होगी, या तो इजाजत देते हैं चेंज हो जाएगी, या कहते हैं इसको डेफर कर दो, अभी नहीं 2 महीने बाद, या फिर आप कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। तो चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हर आदमी चेंज करवाता रहेगा और हम करते रहेंगे और कभी प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक जरा मिनट होल्ड कर लीजिए। मैं मुझे स्क्रीन शॉट जरा लेना होगा, ताकि मैं अ, इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको मुझे जमा कराना होता है कि जनाब अ, बस गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को?
ठीक ठीक है। आह, एक मिनट। अच्छा, उसके अलावा क्या है इंस्पेक्शन का प्रोसेस और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट अदर देन एसडीएलसी? अब ये इंस्पेक्शन का प्रोसेस क्या है? इंस्पेक्शन का प्रोसेस ये है कि जो चीज़ मैंने बनाई है तो मुझे तो सही लग रही है, क्या मैंने किसी और को दिखा दिया है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 पेज की रिक्वायरमेंट लिखी है, तो ऑल्दो आई एम एन एक्सपीरियंस बीए और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन मेरी भी लिमिटेशन है, तो मैंने किसी और को दिखा दिया कि देखो रिक्वायरमेंट देख लो और इसमें कोई गलती नजर आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एक्सपीरियंस है तो वो भी बताएगा इसमें ये गलती है, इसमें ये सही कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें। तो रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, जब आप बहुत ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो किसी को दिखा देते हैं और वो आपको इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है। ठीक है, तो इससे बेहतरी आ जाती है, यानी ये प्रोसेस मेच्योर हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप नोट्स ले रहे हैं अपने लिए, तो किसी भी हैंडराइटिंग में लिखे हैं, किसी भी पेन से यूज करें, कोई भी अंग्रेजी लिखे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप ही लिख रहे हैं और अपने लिए लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा, रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं जो डीन को लिखनी है, तो आप एक बेहतरीन कागज और बेहतरीन पेन से लिखेंगे और आप एक अच्छी अंग्रेजी लिखने की कोशिश करेंगे, और लिखने से देने से पहले किसी को दिखा देंगे, देखो ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने किसी और को दिखानी है, दैट इज वेरी हाई प्रोफाइल, तो आप उसे रिव्यू करवा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी गलती का इम्कान कम हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू डू इट। सॉफ्टवेयर अगर आप बहुत बड़ा बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक चीज को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अगर आप गाड़ी संभल कर रहे हैं, गाड़ी की संभली, गाड़ी बनाना नहीं, गाड़ी संभल, इंजन अलग बनेगा, टायर अलग बनेगा, बॉडी अलग बनेगी, तार अलग बनेगी, तो हर चीज अलग अलग चेक हो जाए तो गाड़ी की संभली या गाड़ी की क्वालिटी बेहतर होगी। बगैर इंस्पेक्शन के अगर वो लग जाए तो हर पार्ट को इंस्पेक्ट करना और फिर असम्बल करना विल इम्प्रूव द क्वालिटी। ठीक है। आखिरी चीज ये कि जब आप फॉर एग्जांपल आप में से 4 लोग इकरा से ग्रेजुएट करने के बाद सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं, या 10 लोग, तो अब जब पहला प्रोजेक्ट करेंगे तो इतना इम्प्रूव नहीं होगा, लेकिन अगले प्रोजेक्ट में आप नोट करेंगे कि मैंने पुराने प्रोजेक्ट में क्या गलती की थी, तो यू विल इम्प्रूव योर प्रोसेसेस, दूसरे प्रोसेस में और करेंगे, प्रोजेक्ट में। तो 4-5 प्रोजेक्ट करने के बाद अपने आपकी मेथडोलॉजी परफॉर्मेंस, ओ सॉरी, प्रोसेस को इम्प्रूव कर लेंगे कि हमने देखो इस दफा ये गलती की थी, हमारी रिक्वायरमेंट सही नहीं थी क्योंकि हमें बैंकिंग नहीं पता थी, या हमने रिक्वायरमेंट सही नहीं ली थी, हम पहली दफा स्टूल पे काम कर रहे थे, तो हमने हमने गलती कर दी थी क्योंकि हमें इस आदमी का नहीं पता था, इसकी परफॉर्मेंस का नहीं पता था। सो दिस विल हेल्प इम्प्रूविंग योर प्रोसेस। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरह से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। जरा पढ़िए। मैं let me drink the water. ठीक है, अभी हमने देखा कि देर आर फेजेस। हमने फेज देखे, रिक्वायरमेंट का फेज देखा, आर्किटेक्ट का फेज देखा, कोडिंग का फेज देखा, टेस्टिंग का, तो देर आर डिफरेंट फेजेस। वैरायटी ऑफ मेथडोलॉजीज, हाँ, वैरायटी है, वाटरफॉल से भी बना सकते हैं और आप एजाइल से भी बना सकते हैं। ठीक है। अब ये फेजेस क्यों होते हैं? फेजेस इसलिए होते हैं कि हर फेज में अलग अलग काम करके, फोकस करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। अम, ये वाला काम अलग लोग करेंगे और उनकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, तो उससे स्पेशलाइजेशन आ जाती है। इसको यूं समझ लीजिए जैसे अगर आपको छोटी सी बीमारी है तो आप गली के कॉर्नर पे जो क्लिनिक है उसको दिखा सकते हैं। वो स्पेशलाइज नहीं होता, एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है। बीमारी छोटी होती है तो जनरल प्रैक्टिशनर देख लेता है, लेकिन जब बीमारी बड़ी होती है तो वो स्पेशलाइज्ड आदमी देखता है। हड्डियों की बीमारी है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेगा, दिल की बीमारी है तो अलग देखेगा, दिमाग की बीमारी है तो अलग देखेगा, फलानी बीमारी है तो अलग देखेगा। दीज आर स्पेशलाइज्ड रोल। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज्ड हड्डियों का डॉक्टर है और मैं उसको दिखाऊं गला खराब है, वो कहेगा भाई मैं नहीं देखता हूँ, आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए, मेरा एरिया नहीं है, हालांकि वो डॉक्टर है, लेकिन बहरहाल उनकी स्पेशलाइजेशन कुछ और है। इसी तरह से जो कोडर है या डेवलपर है वो रिक्वायरमेंट नहीं ले सकता, तो फेज अलग अलग होंगे, स्पेशलाइजेशन अलग होगी। ठीक है। ईच फेज हैंडल डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। इसको एब्स्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
किसी को याद है एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज होती है? अब आप एक चीज देखते हैं तो दूसरी चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इसमें मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं सॉफ्टवेयर की। एक डायमेंशन है फंक्शनल फीचर्स, एक डायमेंशन है यूजर इंटरफेस, एक डायमेंशन है खूबसूरती, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी। ये अलग अलग डायमेंशंस हैं। आप एक ही दफा में देखना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आपसे हो भी नहीं पाएगा कि आप रिक्वायरमेंट भी लें, आप कोड भी लिखें, आप टेस्ट भी कर लें। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, तो हर आदमी का अलग अलग काम है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी स्पेशलिटी है और मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत जरूरी है। कोडर जो है वो टेस्ट इंजीनियर नहीं होगा। टेस्ट इंजीनियर की एक अलग ट्रेनिंग है, अलग प्रैक्टिस है, उसको मालूम है कैसे चेक करना है। इसी तरह से जो आर्किटेक्ट बना रहा है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस और मेथडोलॉजी को यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि चीजों को रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन वन, नॉर्मलाइजेशन टू, नॉर्मलाइजेशन थ्री। लेकिन जो अच्छा आर्किटेक्ट है ना वो बाज जगह पर इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेगा, कहेगा कोई बात नहीं नॉर्मलाइजेशन ना हो, लेकिन ये लूजली कपल्ड होनी चाहिए। तो ये वो स्पेशलाइज रोल है जो आर्किटेक्ट को पता होगा, जो भी आपको नहीं पता है। ठीक है, ये कॉमन एक्टिविटीज है, पढ़ लीजिए। रिक्वायरमेंट देना, आर्किटेक्ट बनाना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, और अगर सही है तो कस्टमर के पास डिप्लॉय करना। ठीक है यहाँ तक। अब ये मेथडोलॉजी है वाटरफॉल की लिखी हुई, एजाइल में ऐसा नहीं होगा। हम जरा देखेंगे एजाइल में कैसे होगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई चीज नहीं है तो हाथ खड़ा करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब पहला काम, ठीक है, एक्चुअली ये पहला काम नहीं है, ये दूसरा काम है। पहला काम में हम प्लान करते हैं, तो पहले प्लान कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम रिक्वायरमेंट लेने गए। तो रिक्वायरमेंट जब लेने जाते हैं तो एक अप्रोच ये कि बताइए क्या बनाना है। ये अप्रोच ऑब्सोलीट हो चुकी है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हुए थे। ठीक है, ये सिस्टम एनालिस्ट किया करता था, अब ऐसा नहीं है। अब नया रोल इमर्ज हो रहा है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बिजनेस एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट ऑब्सोलीट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट। वो कहता है मुझे प्रॉब्लम बताइए, आपका बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो वो बिजनेस का प्रॉब्लम बताता है, आप उसको डायग्नोज करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि क्या मसला है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। ये नहीं देखेंगे सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, वो तो आपको पता है ना। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, कनेक्टिविटी, एपीआई, इंटीग्रेशन, ये आपको पता है। ये नहीं पूछते, आप ये बताएं बताओ करना क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी नीड क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखना जरूरी है। तो ये पूछते हैं, मीटिंग करते हैं, स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, वैलिडेशन करते हैं। तो ये वाले फेज का आउटपुट क्या है? आउटपुट है जनाब SRS। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब में इसमें इसको SRS कहते हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो BRD कहते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एक ही चीज है, लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। जब CS के स्टूडेंट होते हैं तो किताबों में SRS लिखा जाता है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो बैंक बैंक जो है ना उसको SRS नहीं कहते हैं, BRD कहते हैं। ठीक है वो एक ही चीज। समझ में आ रही है? पहले फेज में हम 4-5 टास्क करेंगे और उसका आउटपुट जो है वो SRS है। डॉक्यूमेंट करने का क्या फायदा है? देखिए, डॉक्यूमेंट करने का ये फायदा है, ये फायदा है, और ये फायदा है। सॉरी, पढ़िए। देखिए, अगर मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो वो क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा ये मतलब था। और जाहिर सी बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो रिक्वायरमेंट 50-100 पेजेस का, 150 पेज का हो सकता है, तो 200 पेजेस का हो सकता है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। कस्टमर तो कस्टमर भूल भी जाता है, कस्टमर एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, तो लिखना जरूरी है। ठीक है ना। सुन्नत तरीका ये है कि भाई से कर्जा लो तो कागज पे लिख लो, भाई से कोई चीज एग्रीमेंट करो तो ये भी इसलिए कि आप भूल भी जाते हैं, और या कि आप, ठीक है, तो अच्छा ये है कि आप उसको डॉक्यूमेंट में लिख लें। अब डॉक्यूमेंट में लिखना कैसे है, उसका एक खास फॉर्मेट होता है, हम पढ़ेंगे सारे कैसे बनाना चाहिए। दूसरी चीज है, इट एनहांस कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब आप कोई चीज उसने कही और मैंने समझ के बनाना शुरू हो गया तो देर इज ए चैलेंज
फिल्ट्रेशन हो सकती है। उसने कहा किस तरह से था और मैंने किस तरह से समझा, तो बेहतर तरीका ये है कि आप उसको कागज पे लिख लीजिए, प्रोसेस लिख लीजिए, और फिर उसको दिखाइए, तो वो कहेगा नहीं ये मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरा ये मतलब था। तो बिफोर यू गो इन टू द डेवलपमेंट, आपके लिए एडवाइस यही है कि डॉक्यूमेंट लिख लीजिए। तो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बना लीजिए। तो ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रोसेस में जरूर फेलियर आएगा, वो जरूर कस्टमर और आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होगा, और वो कस्टमर चीखें मारेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना ये बात। और आखिरी बात ये है कि अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो जरूर क्रीप होगा। क्रीप का मतलब है एडिशन। मैंने ये नहीं कहा था, मैं भूल गया था, लेकिन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो जो आपने जो सॉफ्टवेयर